आज हम बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जो एक बहुत बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है। बहुत सारे देश इसमें शामिल हैं और हम जानेंगे कि ये देश ऐसा क्यों कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को साफ बनाना। ये पैसे ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, करप्शन और दूसरी गलत एक्टिविटीज से आते हैं। इससे न सिर्फ इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है, बल्कि ये टेररिज्म और दूसरी संगठित क्रिमिनल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा देता है। इस वीडियो में हम दुनिया भर के 15 देशों के बारे में जानेंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाने जाते हैं। हम देखेंगे कि इन देशों में यह कैसे होता है और इसके क्या कारण हैं। सबसे पहले नंबर पर है पैनामा। यह देश अपने सीक्रेट बैंकिंग सिस्टम और शेल कंपनीज के लिए जाना जाता है, जो इसे मनी लॉन्ड्रिंग का केंद्र बनाता है। शेल कंपनीज ऐसी कंपनियां होती हैं जिनका कोई असली बिजनेस नहीं होता है और इनका इस्तेमाल सिर्फ पैसे छुपाने के लिए किया जाता है। पैनामा में बैंकिंग प्राइवेसी लॉज बहुत सख्त हैं, जिससे पुलिस के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पैसा किसका है और कहां से आया है। यही कारण है कि क्रिमिनल्स के लिए पैनामा पैसे छुपाने के लिए एक अच्छी जगह बन गया है। हालांकि पैनामा पेपर्स लीक ने देश के सीक्रेट बैंकिंग सिस्टम को दुनिया के सामने ला दिया था। इससे पता चला कि कैसे अमीर और ताकतवर लोग पैनामा में शेल कंपनीज के जरिए अपने पैसे छुपा रहे थे। अगला नंबर आता है स्विट्जरलैंड का, जो अपनी बैंकिंग प्राइवेसी के लिए जाना जाता है। यहां के कानून कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को बहुत सिक्योर रखते हैं, जिससे यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि बैंक अकाउंट्स में पैसे किसके हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन फिर भी यह देश ब्लैक मनी छुपाने के लिए एक फेमस जगह बना हुआ है। स्विट्जरलैंड में कई बैंक्स ऐसे हैं जो विदेशी कस्टमर्स को बिना किसी सवाल के अकाउंट खोलने देते हैं। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते स्विट्जरलैंड ने अपनी बैंकिंग प्राइवेसी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए हैं। अब स्विट्जरलैंड को दूसरे देशों के साथ टैक्स इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। केमन द्वीप समूह कैरिबियन सी का एक हिस्सा है, जो अपने ऑफशोर बैंकिंग और शेल कंपनीज के लिए जाना जाता है। यहां टैक्स बहुत कम है और फाइनेंशियल रूल्स बहुत ढीले हैं, जिससे यह देश मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक अच्छी जगह बन जाता है। केमन द्वीप समूह में दुनिया भर की कई बड़ी कंपनीज और अमीर लोगों के अकाउंट्स हैं। यहां पर पैसे छुपाना बहुत आसान है और फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए सजा भी बहुत कम है। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर के चलते केमैन द्वीप समूह को अपनी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी में इंप्रूवमेंट करना पड़ा है। अब यहां पर कंपनीज को अपने असली ओनर्स की जानकारी देनी पड़ती है। चैप्टर 4, बहरीन, वित्तीय अपराधों का अड्डा। बहरीन का फाइनेंशियल सेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से जुड़ा हुआ है। यहां पर बैंकिंग रूल्स को लागू करने में कमजोरियां हैं और करप्शन भी बहुत ज्यादा है। बहरीन खाड़ी क्षेत्र का एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर है और यहां पर कई इंटरनेशनल बैंक्स के ऑफिसेज हैं। इस वजह से मनी लॉन्ड्रर्स के लिए यहां पर पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है। बहरीन सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। चैप्टर 5, संयुक्त अरब अमीरात, नियमों की कमी और फलता फूलता वित्तीय केंद्र। यूएई के ढीले रूल्स और फलता फूलता फाइनेंशियल सेंटर इसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संवेदनशील बनाते हैं। दुबई, जो एक प्रमुख बिजनेस सेंटर है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक हॉटस्पॉट बन गया है। यूएई में कैश ट्रांजैक्शंस पर बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं और रियल एस्टेट और लग्जरी आइटम्स में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से पैसे को आसानी से लॉन्डर्ड किया जा सकता है। हालांकि यूएई ने हाल के वर्षों में अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को मजबूत किया है, लेकिन कई चुनौतियां बनी हुई हैं। चैप्टर 6, चीन जटिल वित्तीय प्रणाली और भ्रष्टाचार। चीन की कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम और करप्शन ने मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं को जन्म दिया है। चीन में करप्ट अधिकारियों और बिजनेसमैन के पास इलीगल तरीके से कमाए गए धन को ट्रांसफर करने के कई मौके हैं। चीन का विशाल और अपारदर्शी गैम्बलिंग इंडस्ट्री मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक प्रमुख चैनल है। इसके अलावा चीन में कमजोर कैपिटल कंट्रोल्स मनी लॉन्ड्रर्स को धन को देश के बाहर ले जाने की अनुमति देते हैं। चीन ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए प्रयास किए हैं, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस सीमित रही है। चैप्टर 7, रूस का फाइनेंशियल सेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, खास करके अमीर और पावरफुल लोगों और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के संबंध में। रूस से अरबों डॉलर हर साल इलीगल तरीके से देश के बाहर चले जाते हैं, अक्सर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्कीम्स और शेल कंपनीज के नेटवर्क के माध्यम से। रूस ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन उनको लागू करना कमजोर बना हुआ है।
चैप्टर 8 मेक्सिको का बैंकिंग सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, खास करके ड्रग कार्टेल्स द्वारा। मेक्सिको में एक्टिव ड्रग कार्टेल्स ने अपनी इलीगल इनकम को छुपाने के लिए नए नए तरीके खोज निकाले हैं। मेक्सिको ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए काफी एफर्ट्स किए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। चैप्टर 9 नाइजीरिया का फाइनेंशियल सेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन से जूझ रहा है। नाइजीरिया में करप्शन बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अक्सर पब्लिक मनी की चोरी करते हुए पाया जाता है। नाइजीरियाई सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। चैप्टर 10 साइप्रस का बैंकिंग सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, खास करके रूसी और यूक्रेनी लोगों द्वारा। अपने फेवरेबल टैक्स लॉज और कमजोर रूल्स के साथ साइप्रस रूसी धन के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है। साइप्रस ने अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को मजबूत करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन चिंताएं अभी भी हैं। चैप्टर 11 मलेशिया का एमडीबी घोटाला देश की मनी लॉन्ड्रिंग की कमजोरियों को उजागर करता है। 1MDB घोटाला, जिसमें अरबों डॉलर की चोरी शामिल थी, ने मलेशिया में मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा के लिए हाई लेवल करप्शन और वीक कंट्रोल्स की हद दिखाई। मलेशियाई सरकार ने 1MDB घोटाले के बाद अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को मजबूत करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए और ज्यादा करने की जरूरत है। चैप्टर 12 वेनेजुएला का इकोनॉमिक क्राइसिस और करप्शन ने मनी लॉन्ड्रिंग की गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है। वेनेजुएला में करप्ट अधिकारियों और बिजनेसमैन ने देश के ऑयल मनी को लूटने और अपनी इलीगल इनकम को छुपाने के लिए कॉम्प्लेक्स प्लान्स बनाए हैं। वेनेजुएला में वीक इंस्टीट्यूशंस और वाइड स्प्रेड करप्शन ने मनी लॉन्ड्रर्स के लिए इसे एक अट्रैक्टिव जगह बना दिया है। तुर्की का फाइनेंशियल सेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, खास करके आतंकवादी वित्त पोषण के संबंध में। तुर्की का सीरिया और इराक जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन से नजदीकी ने इसे टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए फंड्स इकट्ठा करने और ट्रांसफर करने के लिए एक रूट बना दिया है। तुर्की सरकार ने आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। इस द्वीप राष्ट्र के ऑफशोर बैंकिंग और शेल कंपनीज ने मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। सेशेल्स अपने सख्त सीक्रेसी लॉज और कम टैक्स रेट्स के साथ मनी लॉन्ड्रर्स और टैक्स एवेडर्स के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन प्रदान करता है। इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद सेशेल्स मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अपने एफर्ट्स में सुस्त रहा है। एक और कैरिबियन क्षेत्र जो अपने ऑफशोर बैंकिंग और शेल कंपनीज के लिए जाना जाता है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में बहुत ज्यादा शेल कंपनीज और ट्रस्ट्स रजिस्टर्ड हैं, जो मनी लॉन्ड्रर्स को प्राइवेसी और टैक्स इवेजन प्रदान करते हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ने अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स को मजबूत करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन यह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक हाई रिस्क एरिया बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ देश जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाने जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जिसके दूरगामी परिणाम हैं। यह ग्लोबल इकोनॉमी को कमजोर करता है, क्राइम और करप्शन को बढ़ावा देता है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को खतरा देता है। इन देशों को अपनी फाइनेंशियल सिस्टम्स में पारदर्शिता लाने और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए सख्त स्टेप्स उठाने की जरूरत है। हमें याद रखना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ कुछ देशों की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह एक ग्लोबल चैलेंज है जिसका मुकाबला करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।